चलिए, विशेष बात क्या है आज का, केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मैंने बताया था कि बॉन्ड क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का मास घटता है और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, बढ़ता है। किसका मास घटता है, रिएक्टेंट का मास घटता है और प्रोडक्ट का मास बढ़ता है, लेकिन टोटल मास फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। कुछ बातें समझ में आया? ठेठ भाषा में समझिए, आप लिए चावल 1 kg, यस, दाल लिए आधा kg, जोड़ते चलना, खिचड़ी पसंदीदा चीज है इसलिए बार बार बोल रहे हैं। चावल 1 kg, दाल आधा kg, पानी भी ले लिया 1 लीटर, की केजी में ले लो, पानी भी कितना, 1 kg, ठीक है ना। अब बाकी नमक उमक जो है उसको छोड़ दो, अपना समझो। तो क्या हुआ, चावल कितना 1 kg, दाल, पानी कितना 1 kg, टोटल 2.5 kg हुआ, यस और नो। आधा kg मान लीजिए और चीज, हाँ वो हल्दी धनिया जो भी आप डालते हैं, नमक वगैरह, तो टोटल कितना हुआ बोलिए, 3 kg हो गया। तो 3 kg आपने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, यस और नो, और उसको चढ़ा दिया किस पर, आग पर चढ़ा दिया, क्या होने के लिए, खिचड़ी बनने के लिए। तो जब खिचड़ी बनने का प्रोसेस होता है तो उस समय वो चावल गलने लगता है, दाल गलने लगता है, तो वो बनने का प्रोसेस क्या होता है, खिचड़ी। तो इसका मतलब क्या है, दाल की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है, और खिचड़ी की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि शुरुआत में तो खिचड़ी की मात्रा क्या थी, 0। नहीं समझ में आ रहा है? शुरुआत में खिचड़ी लिए थे बनाने के लिए, शुरुआत में तो चावल लिए थे। मेरी बात समझ में आ रहा है? शुरुआत में खिचड़ी की मात्रा क्या है, 0, यस और नो। लेकिन समय के साथ खिचड़ी की मात्रा बढ़ रही है, और आपने जो चावल दाल वाटर लिया उसकी मात्रा क्या हो रही, घट रही है। और फाइनली जब आप देखेंगे तो जितना आप चावल दाल वाटर लिए, यस और नो, जो भी लिए उतना ही खिचड़ी बना। यह अलग बात है कि बहुत सारा वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, तो यहां पर ये माने नहीं रखता है। यहां पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया, यस और नो। ये मत कहिएगा कि सर खिचड़ी में तो बहुत सारा पानी उड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा खिचड़ी उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, यस और नो। कॉन्सेप्ट क्या है कि खिचड़ी का अमाउंट बढ़ेगा और बाकी जो लेंगे उसका अमाउंट क्या होगा, घटेगा। यहां फोकस करो, ध्यान से समझो। ड्यूरिंग अ क्या चीज, केमिकल रिएक्शन, राइट, ठीक है ना। ड्यूरिंग ए कौन सा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। आप चाहें तो कंटिन्यू इसको लिख भी सकते हैं, चूंकि ये लिखने वाला चीज है, यस और नो, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा, जहां नहीं लिखना है वहां हम स्पेशली आपको बोल देंगे कि नहीं लिखना है, ठीक है। अभी ये लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, the mass of reactants decrease, but the mass of products increase, right। यानी रिएक्टेंट्स का मास क्या होगा, घटेगा, और प्रोडक्ट्स का मास क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहां एक और वर्ड है, बट टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन टोटल मास क्या रहता है बच्चा, कांस्टेंट रहता है, यस और नो। जितना लीजिएगा उतना ही क्या बनेगा, अंत में प्रोडक्ट बनेगा। अगर 3 kg आप रिएक्टेंट लिए तो रिएक्शन खत्म होने के बाद जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा उसका अगर मास आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी क्या होगा, 3 kg होगा। समझ में आ गई बात है? और आप जब क्लास 9th में थे
तो एक चीज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यस और नो, ठीक है। या ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में? इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा। केमिकल रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ, क्या बोलिए, कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है बच्चा लोग? फॉलो करता है। बातें समझ में आ रहा है? अब वापस हम इसको एक बार देखते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, दोबारा रिपीट कर ले, हालांकि 9th क्लास में पढ़े। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन total mass of reactants are equal to the total mass of, क्या बच्चा बोलिए, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के क्या होता है? बराबर होता है। हमारे पढ़ाने वक्त लिखने का आदत नहीं है आप लोगों को, असहज महसूस कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं, जैसे करते हैं वैसे करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा। टोटल मास ऑफ, क्या बोलिए, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही स्टेटमेंट है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा ये क्या कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल, हालांकि केमिकल इक्वेशन अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन बार बार कार्बन लिखने से बढ़िया है क्या कि सी लिखे आपको। ये सी है, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन आपस में क्या किया? रिएक्ट किया, तो बना बच्चा कितना? CO2 बना। ध्यान से समझिएगा। अगर हम 12 ग्राम क्या लेते हैं? कार्बन, यस, बात समझ में आ रहा है, और 32 ग्राम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, तो टोटल मास रिएक्टेंट कितना आ गया बोलिए? 44 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? और प्रोडक्ट क्या वो बना है? एक ही बना है ना, तो प्रोडक्ट कितना ग्राम बनेगा? फटाफट बोल दीजिए, 44 ग्राम, यस और नो, ठीक है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रहा है? टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये तो एग्जाम्पल हुआ आपका। ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है, मान लिया जाए ए और बी रिएक्ट किया तो बना C+D, यस और नो। ए और बी क्या है बच्चा लोग बताइए? रिएक्टेंट्स है, और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। अगर रिएक्टेंट मान लिया जाए 10 ग्राम लिए, और ये ए लिए 10 ग्राम और बी लिए 20 ग्राम, राइट, क्लियर। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ हमारा? 30 ग्राम हुआ। कोई कंफ्यूजन? तो अगर मान लिया जाए सी, मान लिया जाए हमारा 25 ग्राम बना, कितना बना? यस, तो इधर कितना ग्राम है टोटल?
30 ग्राम है तो इधर भी टोटल कितना ग्राम होना चाहिए? 30 ग्राम होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो यही कहता है। तो अगर ये 25 ग्राम है तो इधर कितना ग्राम हो जाएगा? 5 ग्राम। यानी सिंपल भाषा में टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान देना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केवल केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। कौन सा रिएक्शन फॉलो करता है? एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने नाम सुना होगा, फीजन और फ्यूजन। नाम सुने हैं? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये फिजिक्स का एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यस और नो? सिलेबस में आ रहा है कि गायब कर दिया है? अच्छा, नहीं दिया तो देख लेंगे, जरूरत के हिसाब से उसको देख लेंगे हम लोग। एनीवेज, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे। फ्यूजन होता है एटम बम में और फ्यूजन होता है सन वगैरह में। हाइड्रोजन बम फ्यूजन पर डिपेंड करता है, फ्यूजन वो आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है ना? जब उसकी मौका लगेगी तो बताएंगे। लेकिन अभी आप समझ रहे हैं केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नोट करो इसको। बात करेंगे अब धीरे धीरे कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। ठीक है, एक वीडियो तो आपको गया था लगता है वो वाला, ठीक है, वो ठीक ठाक लग रहा था। ऐसे धीरे धीरे सब चीज क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ध्यान से समझिएगा क्या मैं बात कर रहा हूं। और आपका भी दुख दर्द हमको दिख रहा है, वो दुख दर्द जो है कल हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, दिमाग में यहाँ पर फोकस करना है। ठीक, तो बात हम क्या कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है, राइट। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियर रिएक्शन do not follow the law of what? बोलिए, conservation of mass, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो नहीं करता है। साइलेंट रहो और ध्यान ध्यान थोड़ा सा जान ले न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। वैसा रिएक्शन जो न्यूक्लियस में होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, या जो भी है इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। ध्यान देना है, तुरंत समझ में आ जाए। ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब ही होता है क्या होना, टूटना, और फ्यूजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। यस और नो? न्यूक्लियर फिजन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई न्यूक्लियस, ध्यान देना, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, मैं केवल पिक्चर के माध्यम से बताऊंगा आपको यहां पर, चूंकि ये एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है इस चैप्टर में। इस पर न्यूट्रॉन का प्रभाव होता है। न्यूट्रॉन मारता है किस पर, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, उस पर न्यूट्रॉन मारा, ऐसे ही न्यूट्रॉन टकराया उसको। यस और नो? ठीक है, न्यूट्रॉन जैसे ही टकराया तो वो बड़ा सा न्यूक्लियस क्या हो गया, दो छोटे न्यूक्लियस में टूट गया।
और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। बात को समझ में आया कि नहीं? पक्का। जैसे एक तरबूज रखे हुए, तरबूज वाटरमेलोन, यस और नो? वाटरमेलोन पर एक बड़ा सा पत्थर मारो तो वाटरमेलोन दो टुकड़े में मान लिया क्या हो गया? बट गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बड़ा सा जो पत्थर मारे वो क्या कहलाया? न्यूट्रॉन। और वाटरमेलोन क्या है? बड़ा सा न्यूक्लियस। और जो दो टुकड़ा में टूटा वो क्या हो गया हमारा? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस। तो ध्यान दो यहां पर, ये क्या होगा? जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो गया? टूट गया, राइट। और इसमें, इस रिएक्शन में ढेर सारा एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ। बात समझ में आ रहा है? आपको पता है एटम बम जो होता है, कौन सा बम? एटम बम जो आप पढ़े होंगे कि जापान में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था ना, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। 1945, यस। डे था शायद 6 अगस्त, दिन था शायद शुक्रवार, ठीक है। अब देख लेना कैलेंडर में, मेरे को लगता है टाइम भी, टाइम रात में गिराया कि सुबह में, साइंस पढ़ावे दे हमरा। चलो यहां देखो, तो क्या होता है कि न्यूक्लियर जो ये आपका एटम बम जो है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है? न्यूक्लियर फिजन पर। किस पर है? इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस लिए, राइट। और न्यूक्लियस का क्या होता है? उस पर न्यूट्रॉन लगा, ठीक है। तो उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, जो कि अगला क्लास में पढ़ेंगे हम। अगला क्लास मतलब जब सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा तो पढ़ेंगे हम लोग। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक बार निकलता है। और जब एक बार एनर्जी निकला तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में होता है, लाइट के फॉर्म में होता है, साउंड के फॉर्म में होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकला तो चारों तरफ क्या हो गया? जला दिया, राख कर दिया। क्या समझे बात को? ठीक है। इसकी वजह से रेडिएशन भी निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा, राइट। इस रेडिएशन की वजह से हम लोग के डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपको पता है आपका मुंह, आपका शरीर आदमी के ही जैसा है। क्यों? क्योंकि आप में आदमी वाला डीएनए है। क्योंकि आदमी के डीएनए में बॉडी का डिजाइन कैसा है? आदमी की तरह है। कुत्ता में कुत्ता की तरह होता है, गधा में गधा की तरह होता है। बात समझ में आ रहा है? राइट, ठीक है ना। बॉडी में डिजाइन का भी जो इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है, याद रखिएगा। तो डीएनए में चेंजिंग हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? वहां लोग अपंग, लोग जो है हैंडीकैप्ड, तरह तरह के लोग क्या होने लगे? उत्पन्न होने लगे। लेकिन जापान को सैल्यूट है, क्योंकि इतना बार गिरने के बाद भी जापान क्या हो गया? वापस खड़ा हो गया। यस और नो? ठीक है। बहुत छोटा, जबकि बार बार उसको परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कर देता है? खड़ा कर देता है। और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। यस और नो? हम लोग यूएनए, यूनाइटेड नेशन का सदस्य परमानेंट उसके मेंबर बनने के लिए क्या कर रहे हैं? तब से स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और वो बहुत पहले से बन के क्या है? बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एटम बम में होता है ये। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? ध्यान से समझना। फ्यूजन माने जोड़ना। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल जाता है और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है। यस और नो? ठीक है। और यहां भी क्या निकलता है? बोलो। एनर्जी निकलता है। यस। तो ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये किसके अंदर होता है? इनसाइड द सन, सन के अंदर होता है। और हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बच्चे लोग? न्यूक्लियर फ्यूजन पर। अब ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूं, आपको इसको समझना। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बनता था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझना। जितना रिएक्टेंट लोगे, प्रोडक्ट उससे थोड़ा कम बनेगा। अगर रिएक्टेंट आपने 10 ग्राम लिया तो प्रोडक्ट मान लिया कितना ग्राम बनेगा? 9 ग्राम बनेगा। बात को समझ में आ रहा है? राइट।
तो सवाल उठता है कि यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया क्या? अगर 10 ग्राम लिए तो 10 ग्राम ही बनना चाहिए ना प्रोडक्ट, लेकिन 9 ग्राम बना। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम का क्या हो गया? ध्यान से समझना, 1 ग्राम का क्या हो गया? लॉस हो गया। बात समझ में आया? और ये लॉस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? पढ़िएगा 11 12 में, क्या बोलते हैं उसको? और यही मास डिफेक्ट किसमें बदल गया? एनर्जी में बदल जाता है, जिसके कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और ये मास डिफेक्ट यानी ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसको सबसे पहले किसने बताया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बतलाया, और एक छोटा सा इक्वेशन जिसके कारण उनको दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, और उस इक्वेशन का है E बराबर mc²। बात समझ में आ रहा है? उस इक्वेशन के आधार पर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइए मैं समझाता हूं आपको। मान लिया जाए आपने क्या लिया? ये 10 ग्राम लिया, राइट? तो ये बना 4 ग्राम, ये 5 ग्राम बना, और ये बना 4 ग्राम। तो 1 ग्राम का क्या हो गया? मास डिफेक्ट हो गया कि नहीं? लॉस ऑफ मास हुआ कि नहीं? अगर यहां आपने लिया 6 ग्राम और 4 ग्राम तो 10 ग्राम बना, और लेकिन 10 ग्राम लिए और बना कितना? 9 ग्राम। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इन दिस केस यानी ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। उसमें ग्रेटर देन था या इक्वल था? बोलिए। उसमें इक्वल था, लेकिन इसमें क्या होगा? ग्रेटर। यानी रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास कम होगा, यानी कम बनेगा, रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर लॉस ऑफ मास हुआ कि नहीं हुआ? यहां हुआ लॉस ऑफ मास। इसी को बोलेंगे हम मास डिफेक्ट। सबको दिख रहा है? क्या बोलेंगे इसको? और मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपली आप उसको एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है डेल्टा एम से लिखना, राइट? तो ये क्या होगा हमारा? मास डिफेक्ट। और ध्यान देना है, दिस मास डिफेक्ट या लॉस ऑफ मास चेंज्ड इनटू, बोलो किसमें चेंज हो जाता है? एनर्जी में। और यही कारण है कि यही जो मास 1 ग्राम लॉस हुआ, वही किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। और उसी एनर्जी के कारण यहां क्या निकल रहा है? बोलिए, एनर्जी निकल रहा है। कौन कौन समझे इस चीज को? पक्का समझ में आ गया, राइट? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चेंज इनटू एनर्जी, और ये एक इक्वेशन है। छोटा करें, चलेगा? दिख रहा है सबको? नो सर। अब ठीक है, चलो ठीक है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है बच्चा लोग? E बराबर mc²। इसको डेल्टा mc² भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर, जहां पर m क्या है? बोलो फटाफट। मास डिफेक्ट। m क्या है बच्चा? m क्या है? m मास डिफेक्ट है, यस और नो? ठीक है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, यस और नो? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बताइए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जहां भी आपको C है वहां किसका वैल्यू रखेंगे? 3 × 10⁸। यानी यहां पर C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। और E कितना है बाबू? E क्या है? एनर्जी है। जो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है इस रिएक्शन के
दौरान। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल वे में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है? कम बनता है। तो जो प्रोडक्ट जितना कम बनता है, जितना मास की कमी हुई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास डिफेक्ट। बोलिए क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट ही, जिसको लॉस ऑफ मास कहेंगे, यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। यस और नो? किस इक्वेशन के द्वारा? E इज इक्वल टू mc²। किसने दिया था? कोई कंफ्यूजन? नोट डाउन। अब ध्यान दीजिए, मान लिया जाए, फोकस कीजिए, अब 1 ग्राम का अगर मास डिफेक्ट होता है, केवल 1 ग्राम का, तो कितनी बड़ी एनर्जी रिलीज होता है, आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा एनर्जी रिलीज होता है। तभी तो एटम बम गिरता है तो पूरा का पूरा क्या होगा? शहर का शहर साफ हो जाता है। कुछ कारण है तब तो, वैसा एनर्जी है तब तो उसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां मान लिया जाए एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, ध्यान से समझना। मान लिया जाए इसका न्यूक्लियर क्या हुआ? बोलो। फिजन हुआ। टॉक मत करो, यहां ध्यान दो। मान लिया इसका न्यूक्लियर क्या हुआ? फिजन हुआ, और ये 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बने, और साथ में क्या होगा? एनर्जी। अब हमें यह पता लगाना है कि इसमें कितना एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। बात समझ में आ रहा है? मान लिया जाए ये हमने कितना ग्राम लिया? 10 ग्राम लिया। यस। ये मान लिया जाए 5 ग्राम और ये 4 ग्राम। तो सिंपल सा चीज है, मास डिफेक्ट कितना हुआ? जल्दी बताओ। 10 ग्राम में से 9 ग्राम को माइनस कर दोगे तो 1 ग्राम का लॉस हुआ कि नहीं हुआ हमारा? यानी m के जगह क्या आया? डेल्टा m के जगह क्या आया? बोलो। 10 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम ना, 10 ग्राम होगा तब तो बाप रे, कयामत आ जाएगा। यस। अब देखो यहां आइंस्टाइन के इक्वेशन में आते हैं, E बराबर डेल्टा mc² या mc²। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? पक्का क्लियर है? चलिए, E बराबर m के जगह कितना होगा? 1। मास कितना है? 1। अब मुझे एक चीज बताइए कि जैसे यहां मास किस में दिए हैं? ग्राम में दिए हैं, और ऐसा यूनिट में लेना है हमको, तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और केजी में कन्वर्ट करने के लिए उसको किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ग्राम ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगा? केजी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1000 से डिवाइड किया तो केजी में आ गया, इंटू सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ 2 बार होगा कि नहीं होगा? सो बताओ। कोई कंफ्यूजन यहां पर? ध्यान से सीरियसली देखोगे पूरा समझ में आएगा। चालू है ना? अब ध्यान देना, 30 से 30 कट गया तो कितना बचा? 5। टोटल E बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? 3 3 जा 9 × 10⁻, इतना जूल हुआ। एनर्जी का यूनिट जूल। अब इतना जूल हुआ तो आपको था इतना जूल में आपको लग रहा होगा हाँ कैलकुलेशन में इतना जूल हो गया, लेकिन इतना जूल कितना एनर्जी होगा ये आपको मैं समझाता हूं। जब आप क्लास 9th में थे तो अब पढ़ाया गया था कि 1 किलोवाट आवर, जिसको 1 यूनिट बोलते हैं, यस और नो? 1 यूनिट कितना होता है जूल के बराबर? बताइए। 1 यूनिट जो बिजली होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? 1 यूनिट कितना? 3.6 × 10⁶ जूल के क्या हुआ? बराबर हुआ। कोई कंफ्यूजन? अब इतना में कितना यूनिट होगा उसके लिए हम इतना में इससे डिवाइड कर देंगे कि नहीं कर देंगे? नहीं समझ में आ रहा है? 1 दर्जन में 12 गो आम, तो 60 गो आम में कै दर्जन? तो 60 में 12 से भाग देंगे, सिंपल सा फंडा है। तो 5 दर्जन, यस और नो? तो
नंबर ऑफ यूनिट्स 9 इंटू 10⁻13 बटा 3.6 इंटू 10⁻6। इसको उड़ाओगे तो ये को 10 इधर आएगा ना जी, तो 9 चौक 36, 4 बार हुआ, इधर 6 है तो इधर 10 पर पावर 7, यानी आया 1/4 इंटू 10 पर पावर 8। यस और नो? एक ले लेते हैं जीरो और, तो 10 गुना 10 पर पावर 7 लिख सकते हो, इसको ध्यान दो। 10 इंटू 10 पर पावर 7 लिख सकते हो कि नहीं? 10 पर पावर 8 के बदला में हैंग कर रहा है क्या वो ना, ठेठ में 10 पर पावर 8, तो 10 गुना 10 पर पावर 7 होगा कि ना होगा? तो देखने ही से हमको बुझा जाता है कि निरीह प्राणी की तरह देख रहा है। सर हमरा कुछ नहीं बुझा रहा है। डिवाइडेड बाई 4 होगा, 10 में 4 से कीजिएगा 2.5 आएगा, तो यह आया कितना आया बोलो? 2.5 इंटू 10⁻7। अरे यार भाग क्यों जा रहा है बार बार? अब ध्यान से समझो, रेडी है? वापस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ले लिए हम, क्लियर है? अब ध्यान दो, एनर्जी हमारा कितना आया बोलो? 2.5 इंटू 10⁻7। ये पॉइंट हटाओगे, 2.5 इंटू 10⁻7, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 10 आएगा तो काटोगे तो 10 पर पावर 6 हो जाएगा, तो ये होगा 25 गुना 10 पर पावर 6। तो फाइनली ई बराबर आया 25 पर कै गो जीरो? 6 गो जीरो। यस और नो? इतना क्या आया? जूल आया कि यूनिट्स आया? कितना आया? यूनिट्स। कितना यूनिट बिजली? इकाई 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,50,00,000 यूनिट क्या आया? बिजली आया। अभी भी नहीं समझा? अगर मान लिया जाए पूरे पटना में क्या हो? पूरे पटना में मान लिया जाए 2.5 लाख घर हो। कितना घर हो? कितना हो? और 2.5 लाख घर हो, और हर घर 100 यूनिट बिजली क्या कर रहा हो? यूज कर रहा हो। तो 2.5 लाख घर हुआ 2,50,000, और हर घर 100 यूनिट, तो क्या वो हुआ? 4 2 6। इतना हुआ कि नहीं हुआ? सो बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 लाख हाउस में एक महीना नहीं, 100 यूनिट मान लिया एक महीना में उठा, एक महीना तक बिजली जलेगा कितना ग्राम से बाबू? 1 ग्राम से। समझ में आ रहा है? तो जब 1 ग्राम से इतना, तो 2 ग्राम से दुगना। नहीं बुझाया बात? अरे यार, तो 100 ग्राम से कितना होगा सोचो? अरे तो 1 केजी से कितना होगा सोचो? 10 केजी से कितना होगा सोचो? समझ में आ रहा है? एक बार इसीलिए एटम बम, पाकिस्तान के पास क्या है? एटम बम है तो आप लोगों के पास भी। पाकिस्तान गलती भी करता है, तुम लोग सोचते होगे कि इंडिया वाला जो है अटैक नहीं करते हैं या कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, और उसका कारण है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? कि वो लोग क्या पकड़े हुए हैं? बात समझ में आ रहा है? समझ गए? इस पर बोल रहे हैं ना, क्या रखे? वो रखे हुए हैं, वो भाषा समझ में आ रहा हो तो वो, अब वो रखे हुए, अब जान रहा है कि पगला है। यस, तो क्या बोलता है? फेंकी तो बहु। समझ में आ रहा है? फेंक नहीं देंगे हम ऐसी। वो जानता है कि कोई ठीक नहीं है। क्या समझे बात को? इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा सख्त नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इंडिया में जितना कैदी जेल के अंदर बंद है ना, अगर कल अनाउंस करे कि सारा कैदी का सजा माफ, तो कल है वो साफ। बात समझ में आ रहा है? नोट डाउन।
अगला पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब ठीक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टॉपिक क्या है हमारा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने में, राइट, जितना टाइम लगता है उसे ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाता है इसका मतलब उसका रेट क्या है? ज्यादा है। यानी जल्दी हो जाएगा, यानी होने का रेट क्या है? ज्यादा है। जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब वो क्या है? उसका रेट कम है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं ये पॉइंट। द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ chemical reaction is called rate of chemical reaction। किसी रिएक्शन में जितना वक्त लगता है उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ना नहीं है, खाली उसका नाम जान लें हम। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। केमिकल रिएक्शन का रेट जो नीचे दिए गए हैं उन पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पर करता है बच्चा लोग? तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, तीसरा स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का स्टेट, इसका मतलब रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। कौन सा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन तेजी से होगा या धीरे धीरे होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और फोर्थ है कैटालिस्ट। ये चार चीजों पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। किस पर किया बच्चा लोग? टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट। ये चार चीज पर क्या करता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा यहां पर। रेडी? यहां एक टर्म आया कैटालिस्ट, ये एक यूनिक टर्म है, इसको ध्यान से खाली समझिएगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं पहले समझिएगा। वैसे केमिकल स्पेसीज जो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? आज से कई सालों पहले रिएक्टेंट का मतलब यही जानता था लोग कि वैसा स्पेसीज जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन जल्दी हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है।
कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, घटाते हैं, राइट। तो जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को घटा दे उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है? लेकिन कैटलिस्ट में एक खास बात ध्यान देना है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में कराने में मदद तो करता है, राइट, लेकिन प्रोडक्ट के तौर पर वो निकल के नहीं आता है। जैसे एक सिंपल वे में आपको मैं समझा दूं, जैसे यहां से आपको गांधी मैदान जाना है, कहां जाना है, सिंपल सा चीज है। कैटलिस्ट बहुत अच्छा से आप समझ सकते हैं। रिएक्शन में क्या है, यहां से चले, यहां से चलना रिएक्टेंट हो गया, और गांधी मैदान पहुंचना क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये समझो आप, राइट। मेरी बात समझ में आया? अब आप पैदल जा रहे हो, तो पैदल जाने में आपको लगता है, मान लिया जाए 40 मिनट्स लगता है। कितना मिनट लगता है? 40 मिनट लगता है। कहां जाने में? पैदल जाने में। यस, पैदल जाते हो तो कितना? 40। यानी अभी रिएक्शन कितना में हो रहा है? 40। यानी रिएक्शन का टाइम कितना है? 40 मिनट है, 40 मिनट्स। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? अब सुनिए, अगर आपको एक बाइक वाला मिल जाए, क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, तो ये बाइक वाला क्या करेगा, आपको यहां बैठाएगा और 15 मिनट में क्या कर देगा, गांधी मैदान छोड़ देगा। यस और नो? और फिर बाइक वाला आपको वहां पहुंचा के क्या हो गया, वापस आ गया। तो ये बाइक वाला किसका काम किया, बोलिए? कैटलिस्ट का काम किया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में तो रिएक्टेंट आपका यहां होना है और प्रोडक्ट गांधी मैदान में होना है। तो वो बाइक वाला क्या किया, कैटलिस्ट का काम किया। वो आपको बैठाया, रिएक्शन करा के रिएक्शन से आउट हो गया, खत्म हो गया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? आए, खोपड़ी में आ रहा है बात। अब नेगेटिव कैटलिस्ट समझते हैं। आपको यहां से जाना है कहां, गांधी मैदान। रिएक्शन तो यही है। अब आप अपने पैर में पत्थर बांध लीजिए, अपने पैर में क्या बांध लीजिए, पत्थर। कुछ बात अब समझ गए होंगे आप। अब आप चलिएगा गांधी मैदान तो कैसे चलिएगा, ऐसे ऐसे चलिएगा कि नहीं चलिएगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अभी गांधी मैदान जाने में पहुंच भी पाइएगा कि रिएक्शन भी हो पाएगा कि नहीं, इस पर भी डाउट है। क्या समझे बात को? लेकिन मोटा मोटी आप मान लो कि 2 घंटे में या 4 घंटे में आप पहुंचे कहां, और फिर पत्थर को खोल दिए, तो रिएक्शन तो हो गया आपका, गांधी मैदान पहुंच गए। तो यहां पत्थर क्या किया, आपके रिएक्शन के रेट को घटा दिया कि नहीं घटा दिया? टाइम ज्यादा लग गया ना वो। यस, तो पत्थर किसका काम किया? तो कौन कौन समझे कैटलिस्ट? पक्का समझ में आ गया? सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसको समझाने का, कैटलिस्ट को समझाने का। यस और नो? ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कंटिन्यू कर सकते हैं आप। दोज केमिकल स्पेसीज दैट इंक्रीजेज या इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ chemical reactions are called what? Catalysts. अब कैटलिस्ट के 2 बच्चे, एक हुआ पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा बच्चे क्या है बताओ, नेगेटिव कैटालिस्ट। यस, एक हुआ कौन, पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, इंक्रीज द रेट ऑफ व्हाट, बोलिए, केमिकल रिएक्शंस। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा बच्चा लोग, डिक्रीज द
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर हो रहे हैं? एक एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, अभी ध्यान से पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल, फिर लिखना है। समझ लीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइड्रोजिनेशन, राइट। हाइड्रोजिनेशन क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आगे पढ़ाएंगे हम जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? ठीक है। दैट मीन्स कि उसको उतना इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाता है जितना उसको चाहिए, तो मजबूरी में वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना के अपना स्टेबल क्या करेगा, अपने आप को करता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड, नाम सुना होगा अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन और अल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अल्केन वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है? ऐसे समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया आपका, वो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, यहां पर हाइड्रोजिनेशन बता रहा था मैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन हुआ, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कौन रिएक्ट किया? हाइड्रोजन। क्या रिएक्ट किया? तो जहां जहां उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड था मजबूरी में, वहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। और हाइड्रोजन कनेक्ट होने की वजह से वो जो अनसैचुरेटेड था वो क्या बन जाता है? सैचुरेटेड बन जाता है, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। आप जो तेल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल ये सब खाते हैं ना, वो है क्या आपका? अनसैचुरेटेड ऑयल है। और जो डालडा होता है, नाम सुना है आपने, सॉलिड टाइप का होता है, वो क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दो यहां पर, जैसे ध्यान से समझना, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, मैं पिक्चर बना के यहां बता दिया आपको। ये हमारा है इथीन। क्या है बाबू? इथीन। ये रिएक्ट किया किसके साथ? बोलो। हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये यूं ही रिएक्ट नहीं करता है बच्चा लोग, पढ़ा रहे हैं आपको कैटलिस्ट हम, यस और नो? तो ये यूं ही रिएक्ट नहीं करता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जिसमें निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं। कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं? और इसको आप हीट करते हैं लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक। क्या करते हैं? हीट करते हैं, यस और नो? तो ये अनसैचुरेटेड हुआ क्योंकि इसके कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? वो क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। कैसे, मैं समझाता हूं, ध्यान देना। ये कार्बन है, कार्बन है, पहले क्या था बोलिए? डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन, और ऐसे था कि नहीं था? बताइए हम, ऐसे था कि नहीं था? आप जान लीजिए, कार्बन के चारों ओर सब मिला के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड्स, याद रखना। कार्बन के चारों ओर टोटल मिला के कितना? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन के चारों ओर 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के चारों ओर 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के चारों ओर 3 बॉन्ड्स। क्या क्या बोले? हाइड्रोजन के चारों ओर कितना बॉन्ड? कितना? 1। हाइड्रोजन के चारों ओर 1 बॉन्ड, कार्बन के चारों ओर, नाइट्रोजन के चारों ओर, वेरी गुड, और ऑक्सीजन के चारों ओर ये। अब मान लिया जाए ये कार्बन है बच्चे लोग, तो इसके चारों ओर 4 बॉन्ड ऐसा भी हो सकता है, इसके चारों ओर 2 बॉन्ड ऐसा भी हो सकता है, इसके चारों ओर ऐसा भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 डंडा होना चाहिए। कार्बन के चारों ओर 4 डंडा होता है, यस और नो? चाहे जैसे भी हो। क्लियर? अब ये 2 डंडा है यहां पर। अब क्या होगा? ये 2 डंडा मजबूरी में बनाया है, क्योंकि जितना इसको हाइड्रोजन चाहिए उतना हाइड्रोजन इसको मिल नहीं पाया। अब क्या होगा? जैसे ये 2 हाइड्रोजन है H2, तो एक हाइड्रोजन, ध्यान दो,
एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो गया और एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो गया। मेरी बात दिमाग में आ रहा है? अब इस कार्बन के चारों ओर कितने डंडे हो गए बताइए? 3। सुतल है का? 1 2 3 4 5 डंडे हो गए ना। इस हाइड्रोजन के भी 1 2 3 4 5 डंडा बोले तो बॉन्ड। यस, होना कितना चाहिए? 4। क्लियर है? तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये एक बॉन्ड क्या होगा? गायब हो गया। और ये यहां पर कौन सा बॉन्ड हो गया बताइए? सिंगल बॉन्ड हो गया। मेरी बात समझ में आया? ठीक है। और सिंगल बॉन्ड हुआ तो कितना हो गया? 4 हो गया कि नहीं हो गया? कौन कौन समझे? तो पहले क्या था? ये अनसैचुरेटेड था। क्या था? ये बेचारा दुखी था कि भाई साहब मेरे पास कमी है। यस और नो? राइट, ठीक है। अब ये बन गया क्या? सैचुरेटेड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हो गया तो सैचुरेटेड। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बच्चा लोग बोलते हैं क्या? बोलिए, हाइड्रोजीनेशन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को? बोलिए, हाइड्रोजीनेशन। जिसमें ये किसका काम किया? कैटालिस्ट का क्या किया? काम किया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। आ गए हम लोग क्या पढ़ने में? केमिकल इक्वेशंस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप जब क्लास 9th में थे तो आप सिंबल पढ़े थे किसका? एटम का, एलिमेंट का सिंबल पढ़े थे? जैसे कार्बन है CARBON, ठीक? तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगा, इंक भी ज्यादा खर्चा हुआ, कॉपी भी ज्यादा जगह छेका ये। यस, तो इसके लिए, और समय सबसे बड़ा तो समय बचता है, तो इसके लिए सिंपल में सिंबल क्या ले लेते हैं? सी। सिंबल क्या है आपका? किसी भी एलिमेंट के नाम को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को ही सिंबल बोलते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन हम लोग का होता है, राइट, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट रूप में, यानी उसको किसके? सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाया? केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर लिखिएगा व्हेन कार्बन, अगर कहेगा केमिकल रिएक्शन लिखिए तो क्या लिखिएगा? व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। कितना लंबा लगा है? टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? और यहीं पर शॉर्ट में क्या लिख दीजिएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ओकरे से शॉर्ट हो जाएगा C प्लस O2, CO2। कहानी समझ में आया? तो जमाना शॉर्ट का है, आपको बताए थे। पहले लोग पापा जी बोलता था, नहीं बोलता था, अब पापा शॉर्ट हुआ ना, अभी पा बोलता है। हाँ पा बोलिए, पापा पा। अब पा से क्या शॉर्ट होगा? कुछ दिन बाद बाप को क्या बोलेगा? 500 रुपया देना है, फीस है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो शॉर्ट हो रहा है ना जमाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ रही है, यस और नो? ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? सीरियस हो जाओ, कंटिन्यू लिखेंगे। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, the shorthand representation of chemical reaction is called chemical equation.
केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, यानी जब केमिकल रिएक्शन को आप शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक और डिफिनीशन है जो खूबसूरत डिफिनीशन है, ध्यान दीजिएगा। When chemical reactions are represented या expressed, when chemical reactions are expressed in the form of formulas and symbols of chemical species involved in the reaction, then they are called, या then these कर दीजिए इसको काट के, then these are called chemical equations। ध्यान देना है, जब केमिकल रिएक्शन को उसमें इन्वॉल्व होने वाला जो चीज केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है, जो भाग ले रहा है केमिकल रिएक्शन में, जब उसको उसके सिंबल और फॉर्मूला के रूप में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जब उसमें क्या रहे, जब सिंबल और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा? केमिकल इक्वेशंस। जैसे देखो समझ में आ जाएगा जो अभी बताए भी है तुमको। एग्जाम्पल ध्यान देना, इसकी जरूरत केमिकल इक्वेशन का क्यों पड़ा ये समझ में आ जाएगा। When, वही बात, when लिखो, जब लिखे लिए, सल्फर reacts with oxygen, then sulfur डाइऑक्साइड इज क्या? बोलिए, फॉर्म। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से समझना, अभी 1 मिनट रुक जाओ, पॉज करो, यहां ध्यान दो। एक होता है वर्ड इक्वेशन, नया चीज है आपके लिए। ये क्या है बच्चा? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है? जब इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसका नाम आप वर्ड में लिखेंगे तो वो जो इक्वेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? जैसे यह वर्ड इक्वेशन क्या है? कौन रिएक्ट किया? बोलिए बच्चा। सल्फर प्लस कौन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? बोलिए जल्दी। बहुत बढ़िया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया हमारा? वर्ड इक्वेशन। देखो वर्ड में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात कर रहे हैं किस इक्वेशन का? केमिकल इक्वेशन। तो आ जाइए अब असली बात। केमिकल इक्वेशन में इसी केमिकल स्पेसीज का क्या लेंगे? सिंबल ले लेंगे हम। तो सल्फर का क्या होगा? बोलिए S। ऑक्सीजन का क्या होगा? O2। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? तो बन गया हमारा
SO2 बोले तो क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन। अब मुझे बताइए कौन सबसे कंफर्टेबल और इजी है? इसी वजह से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। यस और नो? उम्मीद करेंगे आज जो बताए पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आप सब बच्चों को, राइट? नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।